हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की जो कहानी है ना, ये कहानी है 2 दोस्तों की। कैसे 2 दोस्त जिन्हें ऐसा कहा जाता था कि जैसे 2 जिस्म एक जान है। जो करना है साथ में करना है, जहाँ जाना है साथ में जाना है। एक-दूसरे के सारे राज जानते थे। अच्छे काम से लेके बुरे काम सब साथ में करते थे। मतलब दोस्ती इतनी गहरी कि किसी से किसी का कुछ भी नहीं छिपा था। पर क्या ऐसी दोस्ती में भी वो मुकाम, वो पड़ाव आ सकता है क्या? जहाँ पे एक दोस्त दूसरे दोस्त का दुश्मन बन जाए, उसकी जान का दुश्मन। इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ था दोस्तों, पर जीते जी नहीं, मरने के बाद। ये कहानी है कानपुर की और ये कहानी बिल्कुल ही सच्ची कहानी है दोस्तों। आपको सुनकर एक बार लगेगा भी कि बिल्कुल ही ये इस तरीके की चीज़ें किस तरीके से हो सकती है, मतलब इतना ज़्यादा कोई कैसे परेशान हो सकता है? क्योंकि ये जो पूरी कहानी है सिर्फ़ ये कोई 1 साल या 2 साल की नहीं है, बहुत लंबे समय तक एक इंसान है जो परेशान रहा है। बात है 2014-15 के बीच में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? हुआ ये ऐसा कि 2 दोस्त हैं, नवीन और मंटू। ये कानपुर की कहानी है और नाम बस मैंने थोड़े से बदले हैं ताकि कि जिनके जिसकी डेथ हो चुकी है, उनके घर पर या कोई अगर उनका रिश्तेदार सुने तो उसको इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। और ये जो कहानी भी है ये मुझे बहुत ही क्लोज़ पर्सन ने बताई है, उनके ही बिल्कुल फैमिली की है। तो कानपुर में 2 दोस्त थे, एक का नाम है नवीन, एक का नाम है मंटू। दोनों बहुत ही गहरे दोस्त, ऐसा कि 2 जिस्म एक जान कह सकते हो आप। हर चीज़ बिल्कुल एक-दूसरे के बारे में जानते हैं और दोनों की उम्र एक की मतलब 25-26 थी ऐसी ही थी, मतलब कोई 25 था, कोई 26 था, दोनों सेम उम्र के ही थे और दोनों बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त। पढ़ाई-लिखाई में कुछ ज़्यादा ख़ास तो थे नहीं दोनों, दिन भर मस्ती, आवारागर्दी बट हाँ, एक-दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, एक-दूसरे का बुरा नहीं कर सकते और बिल्कुल से मतलब घर वालों से भी लड़ जाएँगे, अगर उनके दोस्त को किसी ने कुछ कह दिया तो। इतनी अच्छी दोस्ती थी। सब अच्छा चल रहा था, कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, इधर-उधर कुछ छोटा-मोटा काम पकड़ते थे, करते थे, फिर छोड़ देते थे, पर जो करेंगे साथ में करेंगे, ऐसा वाला माहौल था। अब हुआ ये कि ये ठंड का मौसम था, मतलब जनवरी की बात है और मंटू को कहीं भी जाना होता था तो वो नवीन को अपने साथ ही लेके जाता था। नवीन को कहीं जाना हो तो मंटू के बिना नहीं जाएगा। अब एक दिन की बात है, मंटू अपनी मोटरसाइकिल लेके नवीन के घर आए हुए थे और मंटू ने नवीन से कहा कि भाई चल अपन घूमने चलते हैं ऐसा करके। तो नवीन ने मना कर दिया। वो पहला बार था कि नवीन ने मना किया था, वरना नवीन कभी मना नहीं करता था। नवीन ने उस दिन मना कर दिया कि नहीं यार, मेरे को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सर्दी-खाँसी हो गई है, तो मैं नहीं जा पाऊँगा, तू हो आ। मंटू ने जिद करी, कह रहे कौन सा तेरे को पहली बार तबीयत खराब हुई, चल, चल ठीक है, कुछ होगा तो अपन रिटर्न आ जाएँगे, चल ना मुझे काम है। पर नवीन ने मना कर दिया, नवीन बोला कि नहीं यार बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत बॉडी पेन हो रहा है, तू होके आ, कुछ लगे तो मुझे बता देना, मैं घर पे ही हूँ। मंटू को भी थोड़ा अजीब लगा कि फर्स्ट टाइम है, नवीन मना कर रहा है, पर नवीन की तबीयत सच में खराब थी। और कोई भी बात नहीं थी कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहता है। हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी तबीयत खराब होती है, आपका शरीर आपको अलाउ नहीं करता है कि आप ट्रैवल करो या कहीं बाहर जाओ, आपको लगता है कि बस बेड पे लेटे रहो, थोड़ा आराम कर लूँ। यही नवीन के साथ था और मंटू ने भी बहुत ज़्यादा माइंड नहीं किया, वो बोला कि ठीक है, निकल जाता हूँ, चला जाता हूँ और मंटू वहाँ से चला गया। शाम का टाइम था, तकरीबन जहाँ तक मुझे बताया गया था कि कुछ 5-6 बजे का टाइम था और मंटू चला गया, मंटू बाहर घूमा-फिरा। अब हुआ ये कि मंटू भी उसके 1-2 दोस्त और भी थे, उनके साथ उसको कोई मिल गया पार्टी-वार्टी करने के लिए, वो उधर से थोड़ी बहुत ड्रिंक भी किया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया बट हाँ, थोड़ी ड्रिंक किया था और आते टाइम मंटू का एक्सीडेंट हो गया था। मतलब उसकी बाइक का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी रोड पे ही। मतलब ये नेशनल हाईवे लग जाता था, जिधर ढाबे थे, वहीं पे उसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ था और मंटू की डेथ हो गई थी। अब जब बात ये नवीन को पता चली, तो वो तो बिल्कुल पागल सा हो गया था, मतलब उसके लिए तो उसकी दुनिया ही आधी खत्म हो गई थी क्योंकि उसका सबसे प्यारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं था। बहुत
बहुत रोया वो, बहुत पछताया कि काश वो मिंटू के साथ गया होता, तो शायद उसको रोक पाता, उसको समझा पाता कि गाड़ी ऐसे मत चला या वैसे मत चला या धीमे चल या जो है या जो भी हुआ होगा। मतलब हर आदमी इस तरीके से अफ़सोस करता है कि काश मैं होता तो मैं ये रोक लेता या मैं कुछ कह पाता या मैं बदल पाता। वही सेम चीज़ नवीन को लग रही थी, मगर जो होना था वो तो हो गया था और उसको होने को कोई रोक भी नहीं सकता था। अब दूसरे दिन मंटू के अंतिम संस्कार की तैयारी की गई और नवीन भी था वहाँ पे। सब लोग लेके उसको वहाँ की जो कानपुर का शमशान घाट है, गंगा जी के पास में, वहाँ उसको लेके गए और वहाँ पे उसका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद लगभग-लगभग शाम के 5:30-6 बज चुके थे, जब ये सब हो रहा था और अंधेरा लगभग हो चुका था क्योंकि ठंड का दिन था, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो 5:30 बजे तक अंधेरा होने लगा था। तो जो शमशान घाट में केयर टेकर था या और जो लाश को जलाने का काम करते हैं, कई जगह उनको चंडाल कहा जाता है, कई जगह अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है। तो उस आदमी ने बोला कि अब आप लोग जाइए, बाकी का हम लोग देख लेंगे। कल आके आप यहाँ से फूल, मतलब जो अस्थियां होती हैं जिनमें हड्डियां होती हैं उनको फूल कहा जाता है, तो आप फूल कलेक्ट कर लीजिएगा कल आके मटके में। अभी आप लोग चले जाइए, सुबह आ जाइएगा। सब जाना चाहते थे बट नवीन वहां से नहीं जाना चाहता था। उसके मतलब अपने सबसे प्यारे दोस्त को अपनी आंखों के सामने आग में जलते हुए उसका अंतिम दर्शन करने के बाद वो टूट चुका था। वो इतना ज्यादा शौक में था कि उस नवीन के घर वालों को टेंशन हो रही थी कि अब नवीन किस तरह से आगे की जिंदगी बिताएगा। मतलब 25 साल तक, 26 साल तक वो जिस दोस्त के साथ रहा है और अब वो उससे अलग। ये चीज नवीन के लिए बहुत शॉकिंग था। वो बहुत ज्यादा सदमे में था। वो वहां से आना ही नहीं चाहता था। फिर सब लोग वहां से चले गए। नवीन वहां रहा। नवीन के दो दोस्त और भी थे, मंटू नवीन के, वो भी वहां रुके रहे। उन लोग बोले कि हम पीछे से इसको लेके आते हैं, इसको थोड़ा शांत कराते हैं फिर लेके आते हैं। तो लोग चले गए वहां से और इन लोग भी थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद, नवीन को कैसे भी समझाया कि देख घर तो जाना पड़ेगा, तू रात में आने रह नहीं सकता और कब तक रहेगा, अगर रह भी गया तो कब तक रहेगा। अब वो राख हो चुका है। अब वहां कुछ भी नहीं बचा है, तो तुझे चलना पड़ेगा। नवीन ने बोला कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। और उसके दोनों दोस्त बोले कि ठीक है, इसको 2 मिनट का और समय देते हैं, अकेला समय देते हैं। ये अकेले में जब थोड़ा समय बिताएगा तो इसको अच्छा लगेगा, अपन आगे बढ़ते हैं। तो उसके जो बाकी के दो दोस्त थे वो भी आगे चले गए और नवीन वहीं खड़ा रहा। और उस वक्त वहां पे कोई और नहीं था। मतलब वो जो अ, अग्नि, मतलब बॉडी जब रहती है वहां पे, तो उसको जब जलाते हैं तो उसको उन लोग क्या करते हैं कि लकड़ी से ठोकते रहते हैं ताकि बॉडी प्रॉपर जले। अभी बॉडी ऐसी भी नहीं थी कि पूरी तरह से राख हो गई थी। मतलब पता चल रहा था कि बॉडी उसमें है। और नवीन ने देखा अचानक से कि वो जो लाश जल रही थी, उसका एक हाथ ऊपर की ओर थोड़ा उठा। लगभग वो कहा कि लगभग 1 फीट तक हवा में उठा हाथ। और तब तक वो जो चंडाल था वो दौड़ कर आया और उसने डंडे से मार के उसको नीचे गिराया और उसको लकड़ी से खोदने लगा ताकि वो अच्छे से जल जाए। नवीन ये देख के थोड़ा सा घबराया और पीछे की ओर हट गया। तो चंडाल बोला, अरे कोई बात नहीं, ये होता रहता है। जब कोई भी बॉडी जलती है उसके अंदर जो भी पानी होता है, लिक्विड होता है, उसके जैसी ये सब चीजें होती हैं, आप घबराइए नहीं। आप ऐसा कुछ भी नहीं है। नवीन वहां से हटा और वो जाने लगा। तो जो शमशान घाट में वो आदमी था उसने बोला कि आपने सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बता दूं कि आप जा रहे हैं तो पीछे मुड़ के मत देखिएगा, यहाँ से निकल जाइएगा। ठीक है। अब आप लोगों में से जितने लोग कभी भी शमशान घाट गए होंगे किसी को जलाने के लिए या ऐसी जगह पे, तो आपको ये नियम पता होगा कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है किसी भी केस में। नवीन गेट से निकल ही रहा था बाहर की ओर, तभी उसे पीछे से आवाज आई। वो आवाज मंटू की थी। नवीन इससे पहले ये सारी बातें सोचता समझता कि उसे मुड़ना है नहीं मुड़ना है, इतना समय उसने नहीं लिया, वो तुरंत पीछे मुड़ गया। जब वो पीछे मुड़ा तो उस वक्त वहां पे चंडाल नहीं था क्योंकि वो फिर चला गया था अपने काम में। और उस दिन ऐसा था कि उस पूरे शमशान घाट में कोई और लाश नहीं जल रही थी, तो वहां कोई भी नहीं था।
क्योंकि वो ऐसा कोई बड़ा शमशान घाट नहीं था कि वहाँ पे दिन भर में 20-35 लाशें जल रही, नहीं, छोटा के शमशान घाट था। तो इन्हीं के परिवार की लाश जल रही थी। इस जब पीछे मुड़ा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। उसको ये बात बहुत अजीब लगी कि उसे आवाज़ किसने दिया? उसे थोड़ी देर के लिए लगा कि क्या ये उसका भ्रम है, क्योंकि वो मंटू को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। ये मंटू की आवाज़ सिर्फ़ उसी उसने दी क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट कर रहा है उसके ऊपर। थोड़ा डरा, पर उतना नहीं डरा और वो वहाँ से मुड़ के वापस चला आया। उसको लगा कि शायद ये उसका बस भ्रम है। वो आगे बाहर आया तो उसके दोनों दोस्त थोड़ी दूर पे ही सिगरेट पी रहे थे। वो उनके पास गया और उन्होंने मंटू को नवीन को बाइक पे बैठाया और वो लेके घर आ गया। अब नवीन घर आया, घर आके वो हाथ-पैर धोया, जो भी रीति-रिवाज होते हैं शमशान घाट से आने के बाद। उसने घर के बाहर हाथ-पैर धोए, फिर वो घर में आया, घर के अंदर आके उसने नहाया। नहाने के बाद घर वालों ने उसे खाना दिया, वो खाना खाया और नवीन अपने कमरे में सोने चला गया। अब ये था कहानी का एक सिंपल सा पहला पोर्शन कि क्या-क्या हुआ था, सारा इंसिडेंट स्टार्ट होने से पहले। मैंने आपको विस्तार में बताया। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा गौर करने वाली थी। अगर आप लोग हिंदू मान्यताओं में थोड़ा बहुत अगर ज्ञान रखते हैं या ऐसी चीज़ें, तो जब भी लाश जलाई जाती है, तो ये इस चीज़ को बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है कि अगर बॉडी का कोई पार्ट हवा में उठ जाए, तो इसको एक अपशगुन माना जाता है। इसलिए उसको तुरंत ही ठोक के गिरा दिया जाता है नीचे। अगर वो ऑटोमेटिकली अपने आप गिरे नीचे, किसी के बिना गिराए, तो कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा संकेत है। दूसरी बात, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि आप जो आपके बहुत प्यारे होते हैं, वो आपको पीछे से आवाज़ देते हैं, क्योंकि क्योंकि इससे पहले जो मंटू की आत्मा होगी, वो ये समझे कि उसके साथ क्या-क्या हुआ है, आज उसको शमशान घाट में सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि वो भी आपके साथ वापस आना चाहती है, उस दुनिया में वापस चलना चाहती है। वो चाहती है कोई उसे अपने साथ ले जाए, तो वो आवाज़ देने की कोशिश कर रही है। तो पीछे मुड़ना, ये भी चीज़ें बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। हालाँकि नवीन अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था, क्योंकि उसको इस सब बारे में ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी। उसका तो पूरा ध्यान सिर्फ़ मंटू के ऊपर था, वो उन लम्हों को याद कर रहा था और कुछ भी नहीं। खा-पी के जब नवीन सो गया, उस रात उसने पहली बार एक सपना देखा। सपने में नवीन, जैसा मुझे बताया गया दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल ही सच्ची बात है। नवीन ने एक सपना देखा कि वो उस कब्रिस्तान में खड़ा है और कब्रिस्तान में उसके सामने एक लाश रखी गई है, जो कि चिता पे है। और वो सपने में क्या देखता है कि उस पूरे कब्रिस्तान में कोई और नहीं है। सिर्फ़ पहली बात तो अकेला नवीन खड़ा है, उसके सामने चिता पर एक लाश रखी हुई है और वो सपने में देखता है कि हवा चलने से उस लाश पर के ऊपर रखे हुए कफ़न उड़ी है और वो उड़कर नवीन के ऊपर आ गई है और नवीन उसमें उलझ गया है, वो उससे निकल ही नहीं पा रहा है। आप लोगों ने दोस्तों कभी ऐसा सपना देखा है कि आप डर गए हो, आप किसी जगह से भागना चाह रहे हो, पर आप भाग नहीं पा रहे हो, आपके पैर नहीं भाग पा रहे हैं या आप दौड़ ही नहीं पा रहे हो, आप उसी जगह गिर गए हो, पर आप भाग नहीं पा रहे हो। मतलब मैंने तो ऐसे सपने बहुत बार देखे हैं कि जब मैं किसी ऐसे रैंडम सी जगह पे हूँ, मेरे सामने कोई बहुत ही डरावनी सी चीज़ है, मैं उसको देख के बहुत डर रहा हूँ, मैं भागना चाह रहा हूँ बट मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। मेरे पैर नहीं चल पा रहे हैं, वो उलझ गए हैं या मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं हट पा रहा हूँ वहाँ से। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, मुझे इसका बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं पता है, अगर आप लोग कोई जानते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्यों होता है? पर ऐसा ही कुछ सपना नवीन भी देख रहा था कि वो एक कफ़न की चादर कितनी बड़ी होती है? 4/6, 3/6 ऐसी? वो उस चादर में उलझ गया है, वो उससे निकल ही नहीं पा रहा है और जब वो उससे निकला है, तो उसके सामने चिता पे जो लाश रखी है, वो उस इंसान को जानता ही नहीं है। वो बिल्कुल काले कलर की सड़ी-गली सी एक लाश रखी हुई है। मतलब वो इतना काला है वो बॉडी जिसकी भी लाश रखी है, वो उसको देख के समझ ही नहीं पा रहा है कि ये कौन है और वो उस चादर में अभी भी उलझा हुआ है। पर जो उसको देख पा रहा है मुँह निकाल के चादर से बाहर, तो वो सामने एक लाश रखी है और वो लाश उठ के बैठ गई है। ये सपना उसने पहली रात देखा है और वो बहुत घबरा के उठ जाता है। घबरा के उठता है, पानी पीता है, वो पसीना-पसीना हो गया था और उसके बाद तो उसकी नींद ही उड़ गई। वापस वो सोने की कोशिश किया, उसको समझ में आया कि मैंने एक बुरा सपना देखा है
फिर भी वो वापस सोया, थोड़ी 1-2 घंटे बाद उसको नींद लग गई। सुबह उठा तो सुबह तो फिर वही उसको नवीन मंटू के घर जाना था। मंटू के घर गया क्योंकि बाकी के जो 13 दिन के कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आपको शामिल होना ही होता है। तो अब प्रतिदिन ये सारे प्रोग्राम तो चलते रहेंगे। पहली रात उसने सपना देखा, दूसरी रात भी उसको सेम टू सेम सपना है। सेम टू सेम सपने में वो एक कब्रिस्तान में खड़ा है, शमशान घाट पे, जहां वो अकेला है। उसके सामने चिता पे एक लाश रखी है। चिता की लाश पर से कफन उड़ता है और वो मंटू के ऊपर चला जाता है। और जो वहां पे एक काले कलर की रंग की लाश है, सियाह काले कलर की बिल्कुल, वो उठ के बैठ जाती है। यही सपना उसने दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, चौथे दिन देखा। लगातार देखने से वो डरने लगा, क्योंकि एक ही सपना क्यों उसको लगातार आ रहा है। तो उसने ये बात अपनी माँ को बताया कि माँ, मैं ऐसा ऐसा सपना देख रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा, तुम कुछ दिन पहले ही शमशान घाट से होके आए हो, तो हो सकता है कि तुम डर गए हो, या अभी तुम्हारे दोस्त का साथ ऐसा हुआ है। तो तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन मंटू के घर नहीं जाओ। जब तक उसका क्रियाक्रम का प्रोग्राम चल रहा है तुम उसके घर नहीं जाओ। और जाओ, थोड़ा मंदिर हो के आ जाओ, थोड़ा दर्शन कर लो। और सोने से पहले थोड़ा उन्होंने कुछ चौपाइयाँ दी कि ये पढ़ लेना, और कुछ मंत्र दिए कि ये पढ़ के सो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और अब नवीन भी काफ़ी यंग है, 26 साल का है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अपने मम्मी पापा के साथ सोए। वो अपने कमरे में ही सोता था। पर ये सब करने के बाद भी चीज़ें रुकी नहीं। उसको लगातार वो सपने आते रहे। ये सपने तब तक आते रहे जिस दिन तक उसके दोस्त का 10वां, मतलब 10वें दिन का जो प्रोग्राम होता है वो नहीं हो गया। और आपको बता दूं, मंटू और नवीन का घर कोई बहुत दूर दूर नहीं था। मतलब ऐसा मान लीजिए कि 4 गली छोड़ के जो घर होते हैं, कैसे होते हैं हमारे आसपास के घर, मतलब आधे किलोमीटर के रेंज में जो होते हैं, वैसे ही था। पैदल ही टहलते टहलते चले जाए आदमी एक दूसरे के घर। तो नवीन 10वें दिन तक, उसकी डेथ के 10वें दिन तक यही सपना देखता रहा। आज 11वां दिन था। मतलब 13 दिन का टोटल प्रोग्राम होता है, मतलब ये क्रियाक्रम होता है हिंदू कल्चर में। तो 11वें दिन नवीन ने थोड़ा अलग सपना देखा। नवीन ने सपना देखा कि वो शमशान घाट में है, और जहाँ पे उसने लाश जलाई है, मतलब इस बार लाश जल रही है, और वो घर आ रहा है। तो उसके पीछे पीछे एक आत्मा है। आत्मा कह सकते हैं या आत्मा नहीं कह सकते, मतलब कुछ है अजीब से, काले रंग की एंटिटी है, बहुत ही डार्क कलर की। वो उसके पीछे पीछे चल के आ रही है, और वो नवीन तक पहुंचना चाह रही है। मतलब जो भी है वो एंटिटी, वो नवीन तक आना चाह रही है। और नवीन को पता है कि वो उसके पीछे कुछ है, इसलिए वो थोड़ा तेज तेज चल रहा है। और वो कैसे भी बचकर घर तक आना चाहता है, बट वो उसके पीछे 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 आ रही है। यही सब, ये सपना अब वो देखने लगा। अब उसने घर पे नहीं बताया, क्योंकि उसको ये भी लग रहा था कि उसके घर वाले क्या बोलेंगे कि तुम इतने बड़े हो गए और तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, या कैसे सपने देख रहे हो। उसको खुद पे भी थोड़ा सा लगने लगा कि यार, अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ इन सब बारे में। अब नवीन यहाँ से थोड़ा सा अलग थलग रहने लगा। मतलब ज्यादा ना बोलना, ना किसी से ज्यादा बात करना, ऐसे भी थोड़ा उदास तो था ही दोस्त के जाने के बाद। पर 10-12 दिन में चीजें नॉर्मल होने लगती हैं। पर नवीन के साथ ये नहीं हो पा रहा था। नवीन को देख के उसके घर वालों को चिंता होती थी कि ये ऐसा क्यों है, बट लोगों का ये मानना था कि अभी इसने बहुत बड़े हादसे से निकला है, तो इसको थोड़ा समय दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। पर नवीन के साथ तो कोई और ही परेशानी चल रही थी कि उसके सपने नहीं रुक रहे थे। सपने में उसको यही चीज बार बार आ रही थी। अब जिस दिन 13वां था, 13वें दिन के प्रोग्राम के बाद नवीन के सपनों में फिर बदलाव आया। अब नवीन ने एक सपना देखा, और ये बिल्कुल सच्ची बात है दोस्तों, क्योंकि जिस इंसान के साथ हुआ है उसने नवीन को सामने से देखा है इन सारे हालातों में। आगे अभी मैं आपको जो जो बात बताऊंगा, उन हालातों में उन्होंने नवीन को सामने से देखा। नवीन ने यहाँ पे एक और सपना देखा 13वें दिन के बाद, कि वो अपने घर की छत पर खड़ा है। नवीन अपने घर की छत पर खड़ा है, और रात का समय है, रात के लगभग 10 से 12 बजे या 1-2 बजे का जो भी समय रहा होगा, बिल्कुल अंधेरा है। नवीन अपने घर की छत पर खड़ा है, और वो छत से नीचे देख रहा है,
तो जो घर की का बाहर एक छोटी दीवार होती है और उसमें एक गेट होता है जिसके अंदर हम अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल बैग रखते हैं, जैसा आप एक सरकारी क्वार्टर में देखा होगा या पर्सनल घर बनवाते हैं उसमें देखा होगा। तो वो देख रहा है कि बाहर गेट के बाहर एक काले कलर की एंटिटी खड़ी है, मतलब डार्क सियाह काले कलर का एक इंसान खड़ा है जिसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं है, और वो बहुत ही पतला दुबला सूखा सा है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे उसके शरीर पे मांस तो सिर्फ नाम मात्र का है, हड्डियों का एक ढांचा है और प्योर बिल्कुल काले कलर का। वो उसके घर के बाहर खड़ा है और देखते देखते वो गेट खोल के वो इंसान इनके घर में घुस गया है। नवीन सपने में देखता है कि वो दौड़कर नीचे भागा है घर वालों को रोकने के लिए, गेट को बंद करने के लिए, बट वो दौड़ ही नहीं पा रहा है। वो जब तक नीचे पहुंचता वो देखता है कि वो एंटिटी घर के मेन हॉल में खड़ी है और घर में कोई नहीं है, घर में कोई भी नहीं है। पूरे घर में नवीन अकेला है और एंटिटी उसके घर के हॉल में खड़ी है। यहाँ फिर नवीन की नींद खुल जाती है, वो पसीना पसीना हो जाता है और नवीन के सपने अब दिन प्रतिदिन बहुत ही डरावने होते जा रहे थे। नवीन पहले से और भी ज्यादा परेशान उदास रहने लगा था। ये सपना देखने के बाद 2 से 3 दिन और 2-3 दिन और ही ये सपना उसने देखा होगा। उसमें बहुत विचित्र सा लग रहा था कि अब उसने ये सपना देखा, और जब वो सपना देखता तो रिपीटेटिवली 2-3 दिन तक वो वही सपना देखता। जैसे उसने फिर से वही देखा कि वो छत पे खड़ा है, वो एक एंटिटी उसके गेट पे खड़ी है, उसके घर में आ गई है। आज नवीन ने इतने दिनों के बाद एक नया सपना देखा। इस सपने में वो देखा कि वो अपने कमरे में अपने बेड पर सो रहा है और उसकी कमरे में वही एंटिटी घर के बाहर से आई है, हॉल से होते हुए इसके कमरे में आ गई है और इसके बेड के सामने खड़ी हुई है। और वो एंटिटी उसके सामने खड़ी है और नवीन खुद के ऊपर एक सफेद कलर की चादर डालकर सोया हुआ है, मतलब कफन उसके ऊपर है, नवीन को ढकी हुई है सर से लेके पैर तक। और नवीन जब वो चादर हटाता है तो उसके सामने वो एंटिटी खड़ी है। यही सपना वो बार बार देख रहा है कि वो एक सफेद चादर ओढ़कर सोया हुआ है, एक एंटिटी उसके घर के अंदर आई है और जब वो हटाता है तो एंटिटी उसके सामने खड़ी है। और जब वो एंटिटी को आमने सामने से देख रहा है बिल्कुल पास से, वो काले कलर की एक, आप प्रेत कह लो, एंटिटी कहना शायद आपको एक अजीब सा लग रहा होगा, मैं कहता हूँ काले कलर का प्रेत उसके बेड के सामने खड़ा था। वो प्रेत बिल्कुल ही नवीन के पैर के पास खड़ा है और वो अचानक से उसके पैरों को जकड़ लेता है। नवीन की नींद एक झटके में खुल जाती है। डर से उसका बहुत बुरा हाल था। वो कमरे में चारों तरफ देखने की कोशिश करता है पर वहां उसे कुछ भी नहीं दिखता है। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जो उसने अभी महसूस किया है ये सपना था या सच, क्योंकि अभी भी उसके पैर में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके पैर को जकड़ रखे हैं, किसी ने उसको पैर के पकड़े हुए हैं, पर से सामने कोई नहीं दिख रहा था। वो तुरंत ही अपने पैरों को जल्दी जल्दी हिलाने लगता है और फिर उसे अचानक से ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके पैर छोड़ दिए हों। इसके बाद नवीन वापस से सोने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुका था, पर नींद तो आना इतना आसान नहीं था। वो वापस सो जाता है। सुबह जब उसके घर वाले उसको उठाने आते हैं तो नवीन को बहुत ज्यादा तेज बुखार था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल और उसका व्यवहार भी बहुत हद तक बदल चुका था। वो अपने माता पिता से इस तरीके से व्यवहार कर रहा था जैसे वो उन्हें जानता नहीं हो, या उनसे अगर वो बात भी करता तो उसमें बिल्कुल भी वो पहले जैसी रिस्पेक्ट या वो प्यार बिल्कुल नहीं होता। उसके माता पिता को ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, पर जिस हालातों से नवीन गुजर रहा था इसलिए उसके घर वाले उसको थोड़ा स्पेस देने की कोशिश कर रहे थे। ये रात वाली घटना होने के अगले दिन की बात है। उसके घर वालों का कहना है कि रात में तकरीबन डेढ़ डेढ़ बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास उसके जब पिताजी, नवीन के पिताजी उठे, शायद उन्हें वॉशरूम जाना था या किसी वजह से उठे, तो उन्होंने पाया कि उनके घर का दरवाजा खुला था। वो इस बात से बहुत घबरा गए। उन्हें पहले तो लगा घर में कोई चोर तो नहीं घुस गया है। जब वो हर कमरे में जाके देखने लगे तो उन्होंने देखा नवीन अपने कमरे में नहीं था। नवीन नींद में चल रहा था और वो घर से बाहर चला गया था। अब पूरे घर वाले परेशान हो गए कि आखिर नवीन गया कहाँ। सब इधर से उधर खोज रहे थे और नवीन चलता हुआ
मतलब इन्हें तो अभी इस तरह से तुरंत नहीं मिल गया, इन्होंने चारों तरफ पता किया, वो अगल-बगल पड़ोसियों के घर, छत पर, सब जगह पता कर रहे थे। सुबह 5 बजे उन्हें फ़ोन आया कि नवीन शमशान घाट में है। जब नवीन मिला, उस समय उसकी आँखें पूरी तरह से सफ़ेद हो रखी थीं। आँखें पलटी हुई थीं, मतलब ऐसा लगा था जैसे उसकी पुतलियाँ पीछे चली गई हों, सफ़ेद थीं और वो शमशान घाट में खड़ा था। वहाँ से लोग उसे पकड़ कर लाया और ये पता चला कि नवीन नींद में चल रहा था। पर ये पहली बार था, नवीन इससे पहले कभी नींद में नहीं चला था और वो शमशान घाट में क्या कर रहा था? अब ये चीज़ रोज़ रात की होने लगी। नवीन को कैसे भी घर में रखते, वो रात में बाहर चला जाता। अब जो लोग नींद में चलते हैं ना, उनके साथ एक ख़ासियत होती है, वो दरवाज़े नहीं खोलते हैं, वो लॉक नहीं खोलते हैं। अगर उनके रास्ते में कोई चीज़ ऐसी आ जाए, जो चीज़ लॉक है, तो वहीं वो फँसे रहेंगे, वो उसी जगह खड़े रहेंगे। वो अपने सर को, अपने हाथ को बजाते रहेंगे या शायद वो उसी जगह खड़े रहें। मगर वो खोल के दरवाज़ा खोल के बाहर नहीं जाते थे। ऐसा लगता था नवीन को कोई चीज़ कमांड करती है, उसको वो यहाँ से लेके जाती है। ये हमेशा का था, नवीन बार-बार दरवाज़ा खोल के घर से बाहर चला जाता। शमशान घाट में मिलना, दूसरी बातों की तरफ भी इशारा कर रहे थे। 3 दिन, 4 दिन ये चीज़ रिपीट हुई और फिर नवीन के मम्मी-पापा वही शमशान घाट के पास में एक पंडित जी थे, उनसे मिले, क्योंकि इनके पास ज़्यादा कोई ऐसा सोर्स नहीं था। वहाँ से उनको पता चला कि आपके बेटे को एक बार अच्छे से देखने की ज़रूरत है। हो सकता है ये किसी और चीज़ से भी परेशान हो, सिर्फ़ ये चीज़ साइकोलॉजिकल ना हो या आप लोग सिर्फ़ सोच रहे हैं कि अपने दोस्त की डेथ से परेशान हैं, तो हो सकता है इसके अलावा भी कोई बात हो। बोला गया ठीक है, नवीन को इस बार पंडित जी ने देखा, मतलब वो पंडित क्या कह सकते हो आप, पंडित जी के साथ में वो थोड़ा-सा तंत्र-मंत्र भी करते थे और ताबीज़ बनाना, अम, पत्थरों, स्टोन का भी उनको अच्छा ज्ञान था। जो अंगूठी-वंगूठी के लिए बताते थे कि आप किस तरीके के मोती या पत्थर पहन सकते हैं, तो वो इन इन सब चीज़ों का ज्ञान रखते थे। उनसे मिले, वो घर पर आए, उन्होंने बोला कि आपका घर पूरी तरह से ठीक नहीं है, पहली बात तो। क्योंकि मैं यहाँ ऐसा महसूस कर सकता हूँ कि इस घर में एक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी का आने-जाना है, उसका यहाँ पे रास्ता है, वो प्रतिदिन यहाँ आती है। उसके मम्मी-पापा घबरा गए, बोले नहीं हमने तो आज तक ऐसा महसूस नहीं किया कि इस घर में कुछ भी गलत हुआ हो, कुछ भी अजीब हुआ हो। जब से नवीन के दोस्त मंटू की डेथ हुई है, तब से नवीन थोड़ा परेशान रहता है और इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं महसूस किया है। और इन सारी चीज़ों के बीच में जब वो नवीन को घर लेके आते थे, वो वापस आके सो जाता था। वो सुबह उठता तो उसका वाद-व्यवहार वैसा ही रहता था। उसकी बात-व्यवहार में कभी कोई बदलाव नहीं आता था। कई बार कई बार नवीन को जब इन्होंने बंद कर दिया कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो, तो वो पूरी रात कमरे में ही गोल-गोल, गोल-गोल घूमता रहता था। मतलब वो अपनी तरफ से कोशिश करता था कि बस मुझे मिले और मैं यहाँ से चला जाऊँ। पंडित जी ने उसको देखा, उसको देखने के बाद बताया कि भई आपके बेटे को बुरी नज़र लग गई है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी एक बात बताई और साथ में कुछ पैसे चार्ज किए और एक अंगूठी और एक ताबीज़ बनाकर दे दी। अब मरता क्या ना करता वो वाला हाल था, उसके माता-पिता ने विश्वास किया और उसको जो भी उन्होंने जैसा बोला, किया। पर किसी बात से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो हालात जैसे थे वैसे ही बने रहे। क्योंकि उन्हें नवीन की असली परेशानी के बारे में तो पता ही नहीं चल पाया। और मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूँ, अगर भगवान ना करे कभी आप इस तरीके के केस में फँसें, बट जब भी अगर आप इस तरह के केस में कभी फँसे हों या किसी को जानते हों कि जिस पे इस तरीके का कुछ हुआ हो और आप जब बाज़ार में बाहर निकलेंगे ना कि कोई आपकी मदद करने के लिए मिल जाए, मदद करने वाले अगर 10 आएँगे ना, तो उसमें से 8 या 7 से 8 लोग फेक ही मिलेंगे। उनको ज्ञान ही नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है। मैं तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई लोग ऐसे आएँगे जो सिर्फ़ आपको बेवकूफ़ बना के पैसे ठगने के लिए आएँगे। उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है, ये सामने वाली शक्ति है क्या, कितनी खतरनाक है। नवीन के साथ भी यही हो रहा था, किसी को पता ही नहीं था कि अभी तक नवीन को क्या चीज़ परेशान कर रही है, नवीन किस बात से परेशान है या उसके साथ क्या-क्या हो रहा है।
इस बीच में नवीन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगा था, मतलब उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा गिर गई। जो इंसान जिसके वज़न 70-75 किलो के आसपास था, वो अभी लगभग 55 किलो के आसपास का हो गया था। उसके गाल की हड्डियाँ, रिब्स, पूरे बॉडी में हड्डियाँ दिखने लगी थी, वो इतना कमज़ोर हो चुका था। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे कि आखिर उनके बेटे को ये क्या हो गया है? कितने दिनों से वो कुछ बोलता नहीं है, हर वक़्त उसकी आँखें लाल रहती हैं, वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि नवीन वो है ही नहीं। इधर-उधर से बात करने पे उन्हें पता चला कि एक मौलवी जी हैं, उनसे मिला जाए, अगर वो मदद कर पाएँ। उनसे भी मिले, उन्होंने भी देखा, पानी दिया, कुछ ताबीज़ दिया पढ़कर, बोला कि ये इसे पिलाइएगा, पर कोई फ़ायदा नहीं। एग्ज़ैक्टली सेम वही चीज़ जो पिछले पंडित जी से हुई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिस रात नवीन को अगर ऐसा होता कि घर वाले सो गए हैं या आज उनको किसी काम से बाहर जाना है, उसकी सिर्फ़ माताजी घर पर हैं, उनकी आँख खुल गई, नवीन घर से बाहर चला जाता और वो शमशान में जाके जहाँ चिता जलती है, उसके सामने बस खड़ा रहता। वो कुछ करता नहीं, ऐसा नहीं होता कि वो आग की तरफ जा रहा है, बस वो वहाँ खड़ा रहता। कई बार तो नवीन ऐसी अवस्था में मिला, उसके शरीर पे कपड़े नहीं हैं, वो शमशान घाट में खड़ा है। क्या ही चल रहा था उसके साथ? मतलब उसके माता-पिता बहुत परेशान थे क्योंकि एक जवान लड़का और उसकी ऐसी हालत। कई बार तो वो अ, जाते वक़्त किसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और रोड के किनारे बेहोश पड़ा मिलता, उसको काफ़ी चोट आ जाती। ये सब चीज़ें जैसे आप सोच रहे हो ना, आपको लगेगा अरे इसमें डरावना क्या है? डरावना ये है कि हर बार भूत इस तरीके से नहीं होते दोस्तों, कि वो आते हैं और आपको हो करके डरा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ़ में जब कोई पजेस्ड होता है, फ़िल्मों में सिर्फ़ 3 घंटे में उन्होंने सारी कहानी दिखानी होती है, तो वो अजीब-अजीब तरीके से आपको दिखाएँगे, ताकि आप डरें, जंप स्केयर हो, अपनी कुर्सी से उछल-कूद के बैठ जाएँ। पर रियल लाइफ़ में हर बार ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें बहुत धीमे-धीमे होती हैं और बहुत लंबे समय तक रहती हैं। अब नवीन के साथ ये होने लगा था कि नवीन जब भी रात में सोता था, अगर जैसे-तैसे उसको घर में रखा गया है कि वो ना जाए, उसके साथ कोई ना कोई बैठा होता या उसके कोई कमरे में रहता, तो नवीन चिल्लाने लगता था। ऐसा लगता था जैसे कोई उसको दबा रहा है, कोई उसके हाथ पैर को पकड़ रहा है, कोई उसके गले को दबा रहा है, वो इस तरीके से चिल्लाता था। और अगर उसके कमरे में कोई उसके साथ नहीं है, तो वो कमरे से घर से बाहर जाने की कोशिश करता। ऐसा लगता था कि जो भी उसके ऊपर आता है या जो भी उसको परेशान कर रहा है, वो इशारा दे रहा है कि इसके आस-पास मत रहो। क्योंकि जब भी उसके कमरे में कोई रहता, तो उसके साथ यही होता। जैसे अगर उसकी मम्मी उसके बगल में सो रही हैं ताकि उसका ख्याल रख सकें, तो नवीन चिल्लाने लगता था। जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, कोई उसके बाल खींच रहा हो। और जिस रात नवीन की मम्मी उसके कमरे में नहीं होती, उसके पिताजी नहीं होते, वो शांत रहता, बस घर से बाहर जाने की कोशिश करता। नवीन की हालत दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही थी। पहले तो चीज़ें सिर्फ़ इतनी थी कि वो सोता नहीं था या घर से बाहर चला जाता था। अब उसने खाना खाना भी पूरी तरीके से छोड़ रहा था। वो खाना खाता ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से इसको लिक्विड डाइट पे रखा जाने लगा। फिर एक दिन की बात है, नवीन के माता-पिता उसको नहला रहे थे, क्योंकि वो खुद से ये सारे काम बंद कर दिया थे। और तब उसके माता-पिता ने ऑब्ज़र्व किया कि नवीन की पीठ, पेट, उसके प्राइवेट पार्ट्स, उसके जाँघ, उसके बैक पे बहुत सारे ऐसे काले धब्बे थे, निशान थे, जो कि कहीं से भी देख के सामान्य नहीं लग रहे थे। उसके माता-पिता को अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि या तो ये किसी कोई बीमारी है, जो उनके बेटे को हो रही है और या तो फिर ये किसी बहुत ही ज़्यादा परेशानी में पड़ चुका है। उसकी मम्मी इन सब बातें विश्वास करती थीं, इसलिए उनका ध्यान अलग-अलग बातों पे भी जा रहा था। तुरंत ही उसके माता-पिता उसे नहला के हॉस्पिटल लेके गए, ताकि डॉक्टर से मिल सके। डॉक्टर ने बताया कि ये सिर्फ़ एक विटामिन डेफ़िशिएंसी है क्योंकि आपका बेटा खाना नहीं खा रहा है और इन सब वजह के से ही इसके शरीर में निशान बन रहे हैं। अगर ये अपने खाने-पीने में ध्यान देता है, मेडिकेशन प्रॉपर करता है, तो ये ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक रही बात इसके इस तरह पे व्यवहार की, तो ये साइकोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिकल बीमारी से जूझ रहा है, ये डिप्रेशन में है। उसके पिताजी को पूरी तरह से विश्वास हुआ कि डॉक्टर सही कर रहे हैं, बट उसकी माँ को इन सारी बातों पे कोई विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें बोले कि मेरे बेटे को पिछले कई सालों से कभी कोई डिप्रेशन या इस तरह की कोई शिकायत नहीं थी।
सब कुछ क्यों उस दिन शमशान घाट से आने के बाद ही शुरू हुआ। जरूर कोई ना कोई बात है। घर है, उसकी माता ने बहुत जिद किया कि मैं सभी तरह के दवा कराने के लिए तैयार है, पर जो मैं बोल रही हूँ वो भी आप कराइए। नवीन की माँ इलाहाबाद से थी। अब उन्होंने अपने मायके में पता किया तो उन्होंने बताया कि इलाहाबाद में संगम घाट पे एक नागा साधु आके रुके हुए हैं, आप उनसे आके मिलिए, वो उनका इन सब चीज़ों में बहुत सदा हुआ हाथ है, वो ज़रूर आपकी कोई मदद करेंगे। नवीन की माँ की जिद पे नवीन के पिताजी रेडी हो गए और नवीन को लेके दोनों पति पत्नी कार में ही वो संगम के लिए पहुंचे। कानपुर से इलाहाबाद जाना ज़्यादा दूर नहीं है। वो संगम में पहुंचे, वहाँ बाबा का बहुत देर इंतज़ार किया। तो बाबा जब अपनी साधना से उठे तो उनसे मिले, बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने बोला कि ठीक है, आप अपने बेटे को मेरे पास यहीं पे छोड़ के जाके बाहर बैठ जाइए। उन्होंने अपने बेटे को वहीं पे बैठाया और जस्ट उनके टेंट के बाहर जाके वो बैठ के इंतजार करने लगे। 15 मिनट 20 मिनट तक ये अंदर ही रहे। उसके बाद बाबा ने उन दोनों को, उनके माता पिता को अंदर बुलाया और उस समय नवीन जमीन पे लेटा हुआ था और हंस रहा था। बाबा ने बोला कि आपको क्या लगता है इसके साथ क्या हुआ है? उसके पिता ने बोला कि मुझे तो यही लगता है कि ये डिप्रेशन में है, मगर अगर कोई और बात है तो आप प्लीज़ हमें बताइए। आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं दवा के साथ दुआ भी सब चीज़ करने को तैयार हूँ। उन्होंने बोला कि आपके बेटे के ऊपर एक प्रेत का साया है, एक शमशानी प्रेत है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये शमशानी प्रेत एक दिन में किसी चीज़ पे असर नहीं दिखाते हैं, ये धीमे 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 रूह पे कब्जा करते हैं, ये आत्माओं पे कब्जा कर लेते हैं और आपकी बेटे की आत्मा पूरी तरह से इसके कब्जे में है। कहा जाए तो अब वो शमशानी प्रेत आपके बेटे के शरीर में वास करता है। अभी जो आप अपना बेटा देख रहे हैं ये शरीर से सिर्फ आपका बेटा है, पर इसकी आत्मा से ये शमशानी प्रेत है। तो उसकी मम्मी पापा ने बोला कि पर हमें कभी ये सब चीज़ महसूस ही नहीं हुआ, मतलब ऐसा तो इसने कुछ भी नहीं किया कि ऐसा लगे कि इसके शरीर में कुछ और है। बोले क्यों, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ये आपका बेटा है बात में, व्यवहार में? तो उसकी मम्मी ने बताया कि ये तो बोलता ही नहीं है, ये बात ही नहीं करता है, मैं क्या बोलूँ। बोले ऐसी कई सारी चीजें हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको महसूस होगा मेरे चैनल आपकी बेटी की हरकत नहीं है। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा इस कहानी ये क्यों रोज रात में टहलते हुए शमशान घाट जाने की कोशिश करता है। जय हिंद। आखिर क्या है ऐसा वहां पे? क्या इस आप लोगों ने जैसे बताया कि इसके एक दोस्त की मृत्यु हुई थी और उसके बाद से ही इसका वैसा व्यवहार हो गया है। आगे बाबा ने बताया कि आप, अगर अब मैं आपको ये बता दूं कि वो शमशानी प्रेत कौन है तो शायद आपको ज्यादा आश्चर्य होगा। ये कोई और नहीं, ये इसका दोस्त ही है। जिस दोस्त की मृत्यु हुई थी ये वही है। उसके पिता ने बोला कि नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता, इसका दोस्त इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और ये अपने दोस्त से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और उसका दोस्त एक शमशानी प्रेत कैसे हो सकता है? बाबा ने बताया कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। आज जो चीज जिंदा है हम उस पर बहुत प्यार करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। मरने के बाद जब वो प्रेत योनि में जाता है तब वो सगा और पराया और बाकी सब चीज़ों का पर्दा हटा देते हैं। उनके लिए कोई सगा नहीं, कोई पराया नहीं होता है। तो जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि वो आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका परिवार वाला है, मरने के बाद वो चीज़ बदल जाती है। अब यहाँ पे नवीन की मम्मी पापा को बहुत डर लगने लगा, क्योंकि उस वक्त नवीन जमीन पे लेटा हुआ सिर्फ हंस रहा था और उसकी हंसी भी बहुत ज़्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चढ़ा रहा है, वो अपनी जीत की खुशी मना रहा है कि वो जो चीज़ करना चाहता था उसने कर लिया। उसके पिता ने बोला कि ये आखिर नवीन कैसे हो सकता है, प्लीज मुझे समझाइए। बाबा ने बोला कि जिस वक्त उस लड़के की डेथ हुई थी 10 दिनों तक वो प्रेत योनि में रहते हैं, क्योंकि वो इस धरती पे ही रहते हैं, वो यहाँ से गए नहीं होते हैं। और इस बीच अगर उनको कोई शरीर मिल जाए तो वो फिर उसे छोड़ते नहीं है। ज्यादातर जब हम जलाकर आते हैं तो वो प्रेत वहीं पे वो रह जाता है। उसके बाद जब हम उनको पीपल के पेड़ में एक घड़े के साथ बांध देते हैं पानी में और उनकी अस्थियों को नीचे रखते हैं, तो वो प्रेत उसी पीपल के पेड़ में बंध कर रह जाता है। और इस बीच हम अपने घर पे क्रियाक्रम करते हैं 13 दिनों की, और डेली इनको हम पानी और भोग देते हैं। जो कि अगर आप दोस्तों, अगर आप लोग भी किसी इस तरीके की प्रक्रिया से गुजरे होंगे तो यही यही चीज किया जाता है 13 दिनों तक। 13 दिनों तक का पानी और खाना दिया जाता है
और अस्थियों को पीपल के पेड़, किसी भी पीपल पेड़ जहाँ पे इस तरह की क्रिया की जाती है वहां पे रखा जाता है, और साथ में घड़ा बांधा जाता है जिसमें पानी रखा जाता है, और वो घड़े से पानी की बूंद टपकती रहती है नीचे। तो उस समय वो प्रेत उसी पेड़ से बंधा होता है। और बोली कि नवीन और मंटू के केस में बातें अलग थी। जिस दिन मंटू की डेथ हुई थी और उसको जलाया गया था, और नवीन जब शमशान घाट से वापस आ रहा था, और ये इतना ज्यादा टूटा हुआ था, इतना ज्यादा ये मतलब कमजोर था उसमें, इसकी इसकी रूह इतनी कमजोर हो गई थी दुख के मारे अपने दोस्त के मरने से, कि इसका शरीर एक खुला आमंत्रण दे रहा था, साथ में आपके बेटे ने पीछे मुड़कर देखा था। मैं सब महसूस कर सकता हूँ। जिस वक्त इसने पीछे मुड़कर देखा था, वो प्रेत इसके साथ आ गया था। वो उस प्रेत ने कई दिनों तक इसको इशारा किया अलग अलग तरीके से, और अंत में वो इसके शरीर में वास कर लिया। नवीन के घर वालों ने, उसके माता पिता ने तुरंत बाबा से पूछा कि बाबा प्लीज जल्दी से कोई उपाय बताइए, हमें हमारे बेटे को वापस से ठीक करना है, आप जो बोलेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। बाबा ने बोला, जी हाँ, मदद तो मैं जरूर करूंगा, पर ये इतना आसान नहीं होगा। ये पूरा खेल इतना आसान नहीं है, पूरी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। अगर ऐसा होता कि कोई बाहरी रूह आत्मा से परेशान कर रही है तो जरूर मैं उस चीज के लिए आपको एक उपाय बता देता कि आप इस चीज को कीजिए, वो आपसे दूर रहेगी। पर यहाँ तो ये शमशानी प्रेत ने इसके शरीर में वास कर लिया है, और इसको इसके शरीर से पहली बात तो निकालना होगा। आप एक दो दिन हमारे साथ यहीं पर रहिए, और आप यहीं इलाहाबाद में कोई एक होटल ले लीजिए, पर आपका बेटा हमारे पास रहेगा। पहले तो उसके पिताजी डर गए, क्योंकि कई बार हम मीडिया में, न्यूज़ में इस तरह की कितनी सारी खबरें देखते हैं जहाँ पे इन तरह के बाबाओं के चक्कर में भी कई बार नुकसान हो जाता है। पर वो बाबा असली के नागा साधु बाबा थे, वो फेक नहीं थे। बाबा के पास उनके बेटे को रखा गया, ये दोनों होटल में चले आए क्योंकि इनके पास कोई उपाय ही नहीं था। और नवीन नवीन के अंदर की जो आत्मा थी, प्रेत था, वो ट्रिगर हो चुका था, वो अब पूरी तरह से एक्टिव था, और ये कोई और नहीं था, ये मंटू ही था। अभी तक ये बात नहीं समझ में आई थी कि आखिर मंटू नवीन के साथ ये कर क्यों रहा था। ठीक है, वो एक प्रेत था। अब वो प्रेत ये नहीं पहचान पा रहा था कि कौन उसका अपना है, पराया है, बट वो नवीन के साथ आखिर ये कर क्यों रहा था। कई बार हमने सुना है कि आत्माएं सब समझती हैं, वो उनको परेशान नहीं करती जिन्हें वो पसंद करती हैं, वो उनसे बदला लेना चाहती हैं जिनको वो ना पसंद करती हैं। पर इन सब सवाल के साथ ही नवीन के माता पिता होटल में चले गए, नवीन को वहीं रखा गया। उनसे बोला गया कि आप अगली सुबह यहाँ पे जितनी जल्दी सुबह भोर में 4 बजे तक आ जाइएगा। भोर में 4 बजे नवीन के माता पिता नागा साधु बाबू के टेंट में पहुंचे। नवीन को वहां पे एक खंबे से बांध कर रखा गया था, क्योंकि नवीन पूरी तरह से ट्रिगर हो चुका था। अब वो वहां से भागना चाहता था, क्योंकि उसको पता था, उसके अंदर के शमशानी प्रेत को पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। नागा बाबू उसको लेकर संगम में गया। पहली बात तो उसे पवित्र जल से स्नान कराया। पवित्र जल से स्नान कराने के बाद वो थोड़ा शांत हुआ, और ये नहीं था कि उसके अंदर से चीजें बाहर चली गई। वो जो हंस रहा था, अपने आप को मार रहा था, हमला करने के तरीके में था, वो उस तरीके से शांत हो गया। उसे वापस लाकर टेंट में बैठाया गया। बाबा ने अपनी झाड़ फूक की प्रक्रिया स्टार्ट करी। सारी प्रक्रिया दिन में ही हुई, और शाम को 4-5 बजे तक प्रक्रिया चली। उसके बाद नवीन सो गया। नवीन के घर वाले बहुत खुश हो गए, वो बोले कि बाबा लगता है अब नवीन ठीक हो गया है। बाबा बोले कि ऐसा आपको लगता है, ये प्रेत खेल रहा है, वो हमें ऐसा दिखा रहा है कि अब सब कुछ ठीक है, मुझे यहाँ से ले चलो, पर ऐसा नहीं है। मैं इस प्रेत को खत्म तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसने अपनी आयु नहीं कंप्लीट की थी, इसकी आयु अभी भी बची हुई थी। जो इसका दोस्त मंटू है, उसकी अकाल मृत्यु हुई है, तो एक समय तक वो इस धरती पर भटकेगा। पर वो चाहता क्या है नवीन से, हमें ये जानना होगा। आज रात में 12 बजे मैं एक पूजा करूंगा, उसके लिए आपका यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। उसके माता पिता वो होटल गए ही नहीं, वो वहीं पे ना बाबा के पास ही बैठे रहे। थोड़ी देर बाद रात में, मतलब 8-9 बजे तक, फिर पूजा की तैयारी स्टार्ट की गई। और इस बार संगम से पीछे की ओर में जो एक खाली जमीन है, वहां पे एक पूजा का स्थान बनाया गया, और वहां पे नवीन को बैठाया गया, और बाबा भी वहां आए। जब उन्होंने उसके ऊपर पूजा पाठ की और
तंत्र मंत्र जो भी प्रक्रिया रहती है उन्होंने किया, और उनके पास एक खास तरह की विभूति थी। वो विभूति उन्होंने अपने ही कुंड से उठाई थी। तो जहाँ भी नागा बाबा लोग रहते हैं, आप देखना उनके पास हमेशा एक अग्निकुंड जलता रहता है। कहते हैं वो उसी अग्निकुंड में पूजा करते हैं, उसी की राख अपने सिर पे लपेटते हैं। तो वैसा ही था, वो उसी राख को लेकर आए थे, और जब भी वो राख नवीन के ऊपर डाली जाती, वो तड़प उठता। आज जब उसके ऊपर जो प्रक्रिया की जा रही थी, तो नवीन पहली बार बात करने को तैयार हुआ। वो गुर्राता, वो बात करता। जब बाबा से पूछते कि तू क्यों ये कर रहा है, तो यहाँ पे नवीन ने एक बात बताई। वो बोला कि मैं मंटू हूं, और मैं नवीन को लेकर जाऊंगा। ये मेरा सबसे खास दोस्त है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। हम दोनों हमेशा से साथ थे, और मरने के बाद भी इसे मेरे साथ चलना पड़ेगा। बाबा ने उसे समझाया कि तेरी मृत्यु अकाल थी, नवीन को क्यों मारना चाहता है, क्या यही तेरी दोस्ती है? पर वो प्रेत कुछ भी सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता था। उसने बोला, नहीं, इसको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, मैं इसको लेके जाऊंगा। अगर तुम लोगों ने ज्यादा मुझे परेशान किया तो मैं इसको इसी वक्त मार दूंगा। बाबा ने भी उसको चैलेंज किया, बोला तेरे में इतनी शक्ति ही नहीं है कि तू मेरे सामने से मार सके, तुझे आज इसके शरीर से बाहर जाना पड़ेगा। फिर नवीन हंसने लगता। वो इस तरीके से हंसता कि जैसे बाबा को तो उसने खेल समझ लिया हो। पर थोड़ी देर बाद झाड़ फूक लगातार चलती रही। काफी देर के बाद आप कह सकते हैं कि ये एक हिंदू प्रक्रिया में एक्सोरिज्म ही चल रहा था। कर बहुत देर तक किया गया। नवीन की हालत बहुत बुरी हो गई, उसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसकी सांसें खींचने लगी। बाबा ने बोला कि ये प्रेत कोशिश कर रहा है कि वो नवीन के को अपने साथ लेके चला जाए। पर फिर काफी तंत्र मंत्र के बाद नवीन बेहोश हो गया, और वो शांत हुआ। बाबा ने बोला कि फिलहाल ये प्रेत इसके शरीर से बाहर निकल गया है, और अभी नवीन ठीक है। पर जैसे ही आज आप ये इलाहाबाद से बाहर जाएंगे, ये प्रेत वापस से नवीन के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि वो प्रेत कहीं नहीं गया है। वो प्रेत एक समय तक इसी धरती पर भटकता रहेगा। और उसके घर वालों को इतनी खुशी थी कि कम से कम अभी तो वो इसके शरीर को छोड़ दिया है। इतने दिनों के बाद, लगभग 1.5-2 महीने हो चुके थे, जो भी समय बीता था, इतने दिनों के बाद आज नवीन ने भरपेट खाना खाया था। जब वो होश में आया, उसने अपने माता पिता को पहचाना, उसने खाना खाया। बाबा ने उससे बात करी, उसने सब कुछ बताया कि बाबा मैं ऐसे ऐसे सपने देखता था, पर जिस दिन किसी ने मेरे पैर पकड़े, उस दिन से मुझे कुछ नहीं याद है कि क्या हुआ है। यहाँ पे बाबा ने नवीन को एक ताबीज दिया, और उन्होंने बोला कि मेरे 2 चेले हैं, वो भी साधु थे, नागा साधु थे। बोले वो आपके घर जाएंगे, आपको आने जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो आपके घर को बांधेंगे, क्योंकि जब तक आपका घर बंधा हुआ नहीं रहेगा, ये प्रेत फिर आपके घर में घुस जाएगा। और घर से बाहर ये जो ताबीज मैं आपको दे रहा हूँ, वो इस चीज की रक्षा करेगा। पर उसके पिता ने बोला कि मगर बाबा कब तक ये ताबीज और इन इसके सहारे रहेगा, इसका निवारण क्या है? बोले इसका कोई निवारण नहीं है। ऐसे धरती पे कई सारे प्रेत हैं जो यूं ही भटक रहे हैं, और वो कभी ना कभी शरीर की तलाश करते रहते हैं। पर जो नवीन के साथ था, वो एक शमशानी प्रेत था, वो शमशान से आया था। इसको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आगे से ये किसी भी शमशान घाट पे नहीं जाएगा, वरना ये ताबीज खंडित हो जाएगा। किसी के घर में शोक हो तो ये उसके घर नहीं जा सकता, क्योंकि ताबीज खंडित हो जाएगा। जब किसी के यहाँ जन्म हुआ हो किसी बच्चे का, तो भी आप नवीन को उस घर में नहीं भेजिएगा, क्योंकि शुरुआत के 6 दिन तक या 12 दिन तक वो घर सूद में होता है, और वहां भी ताबीज खंडित हो जाएगा। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं आज इस शहर में हूँ, कल मैं वापस कहीं कैलाश में, हिमालय में रहूंगा, और फिर आपको नहीं मिलूंगा। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि नवीन सुरक्षित रहे, क्योंकि जिस भी दिन ये ताबीज इससे हटा, वो मंटू का प्रेत वापस नवीन पे हमला करेगा। सब वापस घर आ गए। साथ में पूजा पाठ की कुछ और विधि भी बताई गई थी। जैसे पहली बात तो इनका घर बांधा गया। वो बस नागा साधु इनके घर आए थे। हालांकि वो किसी के घर नहीं विजिट करते हैं, पर इनके बहुत रिक्वेस्ट पे, नवीन की हालत देख के, उनके 2 चेले जो कि अभी सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे थे उस बाबा के अंदर, वो इनके घर आए थे। उन्होंने घर बांधा। उसके बाद अ, नवीन के साथ एक दो और प्रक्रिया की गई।
जिस जगह हाईवे पे मंटू की डेथ हुई थी, वहाँ पे नवीन के हाथ से कुछ-कुछ चीज़ दिलवाई गई और साथ में कुछ खाने का मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ कुछ तरीके की दाल और कुछ तंत्र-मंत्र का सामान वहाँ रखवाया गया, ताकि मंटू उस चीज़ को लेके भी शांत हो जाए। साथ में उस श्मशान घाट में मंटू को तो नहीं सॉरी नवीन को नहीं जाने दिया गया, पर नवीन के पिताजी ने जाके सेम चीज़ वहाँ भी करी। कुछ-कुछ सामान वहाँ रखवाया गया ताकि वो मंटू की जो प्रेत है वो नवीन का पीछा छोड़ दे। इस बीच में ही कुछ दिनों तक ये नागा साधु जब तक इलाहाबाद में रहे, उसके पिताजी 1-2 बार और विज़िट किया ताकि उसकी करंट प्रोग्रेस उसके बारे में बताया जा सके, क्योंकि धीरे-धीरे उसका वज़न बढ़ने लगा था, वो वापस से सामान्य होने लगा था। नागा बाबा ने लास्ट दिन में एक बात बोली कि जो मंटू की आत्मा है, जहाँ तक मैंने उससे बात करी थी, उसने यही बोला कि वो इस अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये दोस्ती में इतने ज़्यादा पागल हैं कि वो अब एक लूप में फँस गया है। वो जब तक इसको लेके नहीं जाएगा, वो नहीं मानेगा। तो आपको इसकी शादी करवा दीजिए। ये एक जब शादी के बाद भी हमारी आत्मा एक तरह से पवित्र होती है, हम कई तरह के पूजा-पाठ की विधि से निकलते हैं और उसके बाद नवीन का भी ध्यान थोड़ा भटकेगा, वो अपने परिवार की तरफ जाएगा, एक महिला के संपर्क में आएगा और ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगी। तो नवीन के पिताजी भी इस बात को लेकर तैयार हो गए। और दोस्तों यहाँ पे मैं जानता हूँ आप लोग एक सवाल ज़रूर पूछेंगे कि नागा साधु कभी भी किसी की विज़िट नहीं करते हैं। पर दोस्तों मैंने खुद देखा है नागा साधु जब भी शहर में आते हैं, लोग उनसे मिलने जाते हैं, उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनसे अपनी परेशानियों का हल पूछते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ भी थी और नागा साधु ने खुद नहीं वो उनके घर विज़िट किया, उन्होंने अपने चेलों को भेजा था, घर को बाँधने के लिए। ये दोस्तों क्या-क्या होता है, कई बार मैं कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद अलग-अलग सवाल आते हैं। पॉडकास्ट में तो बहुत सवाल आते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी जनता सुनती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सोचा क्लैरिफ़ाई कर दूँ। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा एक छोटा-सा पोर्शन है इस कहानी का कि नवीन अब ठीक हो चुका था। नवीन एक सामान्य जीवन जी रहा था। वो धीरे-धीरे बाहर जाने लगा, अपने दूसरे दोस्तों से मिलने लगा, अपने नौकरी-चाकरी करने लगा। और इसी बीच में एक दिन नवीन अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। उसकी शादी के बाद की बात है। उसकी शादी हो गई और वो एक बच्चे का पिता था उस वक़्त। तब नवीन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था रात में। क्योंकि इतने साल हो गए कि लोग इस चीज़ को भूल गए, बिल्कुल लाइट ले लिया, अरे अब तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा है। और नवीन ने जब बाहर में घर के बाहर शराब पी और नॉन-वेज खाया, उस वक़्त उसका ताबीज़ किसी वजह से खंडित हो गया। क्योंकि उसको ताबीज़ ऐसा ही दिया गया था कि इन इन सब चीज़ों से खंडित ना हो क्योंकि नवीन पहले भी नॉन-वेज खाता था, तो ये सब उसके घरवालों को पता था। तो ताबीज़ को उसी तरीके से बनाया गया था, बट उस दिन उसका ताबीज़ खंडित हो गया। और उस दिन फिर इतने सालों के बाद नवीन ने एक सपना देखा। नवीन ने सपने में देखा कि वो अपने कमरे में अकेला सो रहा है। मतलब उस वक़्त उसके कमरे में उसके बीवी-बच्चे नहीं हैं और पूरे घर में भी कोई नहीं है और वो खुद को ही सोता हुआ देख रहा है। वो देख रहा है कि वो बेड पर सो रहा है, उसके बगल में उसके बेड पे ही एक लाश रखी हुई है, जो कि ढकी हुई है सफ़ेद कलर के कफ़न से और वो कफ़न धीरे से उड़ता है और इसके शरीर पर आ जाता है और उस वक़्त उसके बगल में मंटू लेटा हुआ है। इससे पहले तक वो एक काले कलर के सड़े गले हुए से लाश को देखता था, बट इस वक़्त उसने मंटू को देखा कि उसके बेड पर मंटू लेटा हुआ है और मंटू के ऊपर से कफ़न उड़कर इसके ऊपर आ गई है। ये सपना देखते ही वो डर से उठकर बैठ गया और उसको महसूस होने लगा फिर से वही भारीपन, वही दबाव और अब इनके पास वो बाबा का कॉन्टैक्ट नहीं था। बाबा वहाँ से बहुत दूर जा चुके थे। इन्होंने तो नवीन ने तुरंत ही अपने मम्मी-पापा को ये बात बताई कि मैंने आज बहुत दिन बाद वो सपना देखा। उसके मम्मी-पापा ने बोला कि तुमने ज़रूर कुछ ऐसा किया कि ये ताबीज़ खंडित हो गया है और सब बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि उन्होंने वो रूप देखा था नवीन का कि वो कैसे करता था। उसके पिता ने तुरंत ही वो बाबा के बारे में पता कराया, बट वो बाबा अब वहाँ नहीं थे क्योंकि वो तो एक हवा के जैसे होते हैं नागा साधु। वो जहाँ किसी भी जगह ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकते हैं। पर इत्तेफ़ाकन उनको बनारस में किसी और एक तांत्रिक बाबा के बारे में पता चला। वो कानपुर से वापस बनारस आए और बनारस में फिर से पूरी झाड़-फूँक की गई और उसको एक ताबीज़ दिया गया और पिछले ताबीज़ के बारे में भी बताया गया था, सारी प्रक्रिया के बारे में बताई गई थी। और फिलहाल अभी नवीन ठीक है।
नवीन अपने लाइफ में अच्छा कर रहा है, पर ये बात तो समझ में आ गई है कि नवीन अभी भी सुरक्षित नहीं है। नवीन को आज भी कभी कभार वो सपने आते हैं, पर सपने अभी उतने डरावने नहीं हैं क्योंकि वो ताबीज का धारण किया हुआ है। अगर वो ताबीज उतार दे, किसी तरह से वो ताबीज पहनना भूल जाए या उसका ताबीज खराब हो जाए, तो उसको फिर से वही सपने आने लगते हैं। आज दोस्तों ये बात 2000 जैसे मैं कहती कि कुछ 14-15 के आसपास की थी। आज इतने साल बीत चुके हैं, 10 साल बीत चुके हैं और अभी भी नवीन उस चीज़ को महसूस कर सकता है। मंटू का प्रेत आज भी अपने दोस्त को ले जाने के लिए भटक रहा है। तो क्या दोस्तों कभी-कभी हमारा दोस्त, हमारे परिवार वाले क्या इतना भी ज़्यादा प्यार होता है कि वो प्यार नुकसान करने लगे? क्या प्रेत आत्माएँ इस चीज़ को भूल जाती हैं कि अब वो मर चुकी हैं, उनका जीवित व्यक्ति पे कोई हक नहीं है? ये सब कुछ दोस्तों नवीन के साथ हुआ और आज भी नवीन इस चीज़ को खुलेआम एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उन सब बातों पे बिलीव करता है और साथ में वो इन चीज़ों को अभी भी झेल रहा है। वो कभी भी नहीं कहता है कि वो इस सब चीज़ों से मुक्त हो गया है क्योंकि वो बोलता है ये सब कुछ सिर्फ़ एक ताबीज़ के दम पे रुका हुआ है। जिस दिन मैं अपने गले का ताबीज़ उतार दूँगा, मैं वापस से वही सब चीज़ें देखने लगूँगा। इसी बात के साथ दोस्तों आज की कहानी मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। इस कहानी में आपको शायद ऐसा बहुत पिछली कहानी जैसा तो नहीं लगा होगा कि ये बहुत ज़्यादा डरावनी है, बट दोस्तों सच ऐसा ही होता है। सच्ची कहानियाँ ऐसी ही होती हैं जहाँ पे सामने वाला लंबे समय तक ऐसी-ऐसी चीज़ों से परेशान रहता है। जल्दी मैं और अगली कहानी लेके आऊँगा, जो बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित रहेगी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी, तो इस कहानी को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और प्लीज़ दोस्तों, जो भी आप इस कहानी को सुन के महसूस कर रहे हैं, अगर आपने भी ऐसा कुछ सुना है, श्मशान की विधि, मरने के बाद की विधि या जो बहुत सारी चीज़ें मैं कहानियों के बीच में एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपने इसमें से कुछ भी सुना है, समझा है, तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताइए कि हाँ, हम भी जानते हैं ऐसा होता है। पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लाश जल रही होती है तो उसके उसके स हाथ-पैर का ऊपर उठना वो गलत माना जाता है, सर को फोड़ा जाता है। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों मैं क्यों जानता हूँ क्योंकि जब भी मैं इन सब चीज़ों को विज़िट करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करता हूँ कि ये क्यों हुआ? ये क्यों किया गया? मैं बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करता हूँ कि जिससे मेरे पास ज्ञान थोड़ा-सा इन सब चीज़ों में बढ़ जाता है। अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं कह रहा कि मैं जो कर रहा हूँ, आप भी उस पे बिलीव करो, पर आप अपने थॉट मेरे साथ शेयर करो। तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं जल्द मिलूँगा अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल तो ज़रूर ही रखना। ठीक है? जय हिंद।